हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूटेट 2021 का पेपर और इस पेपर का ईवीएस का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स विच आर थ्रोन अवे आफ्टर ईटिंग फूड शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज पहला, ये हल्के पदार्थ की बनी होती है। दूसरा, ये आवेशी पदार्थ की बनी होती है। सी, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। डी, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं या जो प्लास्टिक होता है वो अपने आप ही अपघटित नहीं होता है, वो कई सालों तक क्या होता है, ऐसी का ऐसी पड़ा रहता है आपकी इन्वायरमेंट में। तो इनको कहते हैं गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? द मोस्ट रैपिडली dwindling नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज। पहला जल, दूसरा वन, तीसरा पवन, चौथा सूर्य का प्रकाश। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वन सबसे तेजी से घटता हुआ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्जन इन ईवीएस। पहले ए, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज। ए, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना। बोझ हम विद्यार्थियों पे नहीं डाल सकते हैं। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं अवेयर चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंट, ये हो सकता है। विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, ये भी हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके तीन ऑप्शन लगभग सेम लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे और जो इन क्वेश्चंस का सही आंसर लगाता है उसी के नंबर ज़्यादा आते हैं या फिर वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवेयर चिल्ड्रन अबाउट एनवायरनमेंट। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना या उनको समग्र ज्ञान पर्यावरण का देना। ये हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गलत हो सकता है लेकिन इंग्लिश में ये सही है। ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अवेयर कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स कंफ्यूजिंग वाले हैं। ठीक है, तो कई बार आपको इंग्लिश में भी देखना होता है कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है और हिंदी में क्या दिया हुआ है। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप इंग्लिश में ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करोगे या आप क्या करेंगे? आफ्टर द लंच ब्रेक व्हाइल टीचिंग ईवीएस यू फाइंड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन, व्हाट वुड यू डू? ए, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि एवं आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। दूसरा, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। चौथा, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद 2019 या 2020 में से किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा जो
यूटेट जो भी बॉडी यूटेट कराती है, यूपीएससी जैसे यूटेट कराती है, तो ये बोर्ड ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। आप पेपर को देख के बता सकते हैं कि इस बोर्ड द्वारा पेपर बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं या फिर एक ही टॉपिक से एक दो क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाठ को अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुआयामी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक लेसन इंटरेस्टिंग, तो बहुआयामी जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो पीडीएफ बनी है यहाँ पे थोड़ी सी धुंधली है, ठीक है, तो इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। SCERT की पाठ्यपुस्तकों में, NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन NCERT टेक्स्ट बुक्स। तो NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें पर्यावरण अध्ययन में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहला, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या हम नहीं करते हैं। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए हो सकता है। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दों की परिभाषा हम उनको सटीक परिभाषाएं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन इसका लक्ष्य नहीं है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, देखिए अभ्यास पर अब इतना फोकस नहीं किया जाता है, रटंत विद्या पर इतना फोकस नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग। कंटेम्पलेशन का मतलब है चिंतन, यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। आंचल फ्रीक्वेंटली आस्क्स प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस इन हर क्लास 5 ऑफ EVS। By doing so, she aims at improving। तो वो क्या इम्प्रूव करना चाहती है। पहला, अवलोकन कौशल, क्वेश्चन पूछने से अवलोकन कौशल विकसित नहीं होता है। संवेग कौशल भी क्वेश्चन पूछने से विकसित नहीं होगा, ठीक है। संवेग होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसकी वजह से क्या होता है, संवेग विकसित होते हैं या संवेग नियंत्रित होते हैं। और अवलोकन के लिए हम क्या करते हैं, अवलोकन कौशल तब विकसित होता है जब हम उनको प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाते हैं और वो उन चीज़ों का अवलोकन करते हैं। आगे देखते हैं सी, चिंतन कौशल, और लास्ट है बोलने संबंधी कौशलों में। तो बोलने संबंधी कौशल इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चिंतन कौशल। जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्नों से क्या विकसित होगा, चिंतन कौशल। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। अ टीचर आस्क्स एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर होम्स एंड मेक समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। द पेडागोजिकल इंटेंशन ऑफ द टीचर इज नॉट टू। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। पहला, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। देखते हैं, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये तो हो सकता है, सृजनशीलता इससे विकसित होगी जब बच्चे वेस्ट मटेरियल से कोई नई चीज़ बनाएंगे। बच्चों का पुनश्चक्रण, अनुप्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये भी हो सकता है। इससे हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं उस वस्तु का जो वेस्ट हो गई थी। लास्ट है, कूड़े से बनी
श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो कूड़े यानी जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो सबसे अच्छी वस्तु बनती है उसका प्रदर्शन करना, उसकी प्रदर्शनी लगाना, ये भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना इसका उद्देश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है किसी न किसी पेपर में। पहला जंगल, दूसरा घास का मैदान, तीसरा झील, चौथा समुद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। ये संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर क्या है, समुद्र है, या 3/4 भाग भी आप इसको कह सकते हैं लगभग। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। पहला कान्हा, दूसरा पेरियार, तीसरा कॉर्बेट, चौथा राजाजी। तो सिंपल क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में। और इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम या इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको जाना जाता था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। अगला प्रश्न है, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज। पहला, इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। गलत, आदर्श ईंधन जरूरी नहीं है, यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गाँव में लकड़ियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे आप उत्तराखंड के गाँव में देखेंगे पहाड़ों में, तो यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं वो सबसे ईजी तरीके से प्राप्त हो जाती हैं ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न है, मृदा अपवर्तन इसके द्वारा रोका जा सकता है। सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई ए, वनों का विकास करके, बी, वनों की कटाई करके, सी, मृदा का अत्यधिक उपयोग, डी, जंतुओं का अतिचारण। तो इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रेजिंग फॉरेस्ट्स, वनों का विकास करके या पेड़ों को लगा करके मिट्टी का अपवर्तन रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई ए, डेसिबल में, बी, क्यूरी में, सी, हर्ट्ज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन और है, डेसिबल, ये किसकी इकाई है, ये है ध्वनि की इकाई। उसके बाद है हर्ट्ज, ये है आवृत्ति की इकाई। और क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिवता की। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आया है तो अगली बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकेरल ने, किसने, हेनरी बेकेरल, इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी 1896 में, ठीक है। ये जो मैरी क्यूरी थी, ये हेनरी बेकेरल की एक छात्रा थी, एक स्टूडेंट थी, और इन्होंने ही खोज तो किसने की थी, हेनरी बेकेरल ने, लेकिन जो रेडियो एक्टिवता नाम दिया ये मैरी क्यूरी ने दिया था, ठीक है। माइकोराइजा पाया जाता है, पहला साइकस में, दूसरा गुलाब में, तीसरा पाइनस चीड़ में, चौथा ब्रांस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइनस या चीड़ में।
टिनिटस रोग में होता है। टिनिटस रोग में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टिनिटस डिजीज इज, पहला कान से निरंतर घंटी की आवाज़, दूसरा कम दृष्टि, तीसरा सूखी त्वचा, चौथा हृदय की धीमी धड़कन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान से निरंतर घंटी की आवाज़ आना, या फिर कान में कुछ ना कुछ गूंजते रहना। और ये बीमारी होती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, बीपी के कारण, या एनीमिया रोग के कारण ये बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एयर पॉल्यूटेंट? पहला एक्स किरण, दूसरा CO2 CO गैस, तीसरा SPM कण, चौथा SO2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण, क्योंकि ये किरण है तो ये प्रदूषण नहीं फैला सकती है। अगला प्रश्न है, लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल आइस एज इज, ए वृक्षारोपण, बी ज्वालामुखी धूल, सी अत्यधिक यातायात वाहन, डी ध्वनि प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी धूल या वोल्केनिक डस्ट। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती हैं। इसका कारण हो सकता है, रहीम प्रिपेयर अ पॉन्ड, फिल वाटर, देन disperse fishes in it, but fishes are not alive in pond. Its reason is, ए तालाब गहरा है, तालाब चाहे कितना भी गहरा हो मछली नहीं मर सकती है। पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये हो सकता है क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी, और मछलियाँ सांस किससे लेती हैं? गलफड़ों से लेती हैं, ठीक है, गिल्स, उनके जो गिल्स होते हैं या गलफड़े होते हैं उनसे वो सांस लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पानी में ऑक्सीजन की कमी। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन किया। इसका कारण क्या है? सुरेश प्रोड्यूस मच प्रोडक्शन ऑफ wheat without use of fertilizers in same field where peas were cultivated earlier. Its reason is, पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा राइजोबियम जीवाणु, चौथा श्वसन गुणांक। आपको पता होगा जो मटर का पौधा होता है उसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन का उत्पादन करता है या नाइट्रोजन का भंडारण करता है। तो इसी नाइट्रोजन के कारण जब वो अगली बार उसी खेत में बिना किसी उर्वरक के या बिना किसी खाद के वहाँ पे जब गेहूं की खेती करता है तो गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राइजोबियम जीवाणु। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोयल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो। पहला, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, बिल्कुल सही है। मिट्टी में ही जो है हमें पेड़ पौधे और जो फसलें होती हैं वो हम वहाँ पे उगाते हैं। दूसरा, मृदा एक प्रमुख संसाधन है, बिल्कुल सही है, मृदा एक मुख्य रिसोर्स है। तीसरा, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित है। ये मृदा पर आधारित नहीं होती है, ये सामाजिक नियमों, उनके जो सामाजिक नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उन पर ये आधारित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? क्रस्ट यानी भूपर्पटी, ठीक है, जो भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे मुख्य तत्व कौन सा है? भूपर्पटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट? ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी ऑक्सीजन, डी सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? ऑक्सीजन।
और इसकी जो मात्रा होती है ये लगभग होती है 46%। कितनी होती है? 46% लगभग। दूसरे नंबर पे, ये तो सबसे पहले नंबर पे था, अगर दूसरा बात करें, दूसरा सबसे अधिक कौन पाया जाता है, दूसरा तत्व सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो ये है सिलिकॉन या Si। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? Which of the following types of forests covers the largest area in India? ए उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, सी उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और डी शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? Which is the first stage in the process of species becoming irreversibly extinct? पहला पारिस्थितिकीय विलोपन, दूसरा सामूहिक विलोपन, तीसरा स्थानीय विलोपन, चौथा जैविक विलोपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय विलोपन। सबसे पहले उस प्रजाति का अपने स्थान से क्या होता है? विलुप्तीकरण होता है। ठीक है, वो वहाँ से गायब होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? Which of the following statements is true with regard to water on the global scale? प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, गलत है। हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पानी को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, ये भी गलत है। पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, ये बिल्कुल सही है। विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है, अभी तो कम नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है भविष्य में कम होने लग जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी प्रचुर मात्रा में है किंतु फिर भी इसकी कमी है। क्योंकि कुछ पानी कैसा है? खारा है। समुद्रों में कैसा पानी पाया जाता है? खारा पानी पाया जाता है। पानी की मात्रा तो प्रचुर है लेकिन फिर भी इसकी कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए डीजल, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी केरोसिन। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? Which of the following is an abiotic component of ecosystem? जैविक यानी जिनमें जीवन होता है, जीवित घटक है जो, ठीक है। तो पौधे जीवित होते हैं, कवक भी जीवित घटक है, बैक्टीरिया भी क्या है? जीवित घटक है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे होते हैं या जो जीव जंतु होते हैं, वो यदि किसी भयानक आपदा के कारण मिट्टी के नीचे अगर दब जाएं और कई सालों बाद क्या होता है? उसका ह्यूमस बन जाता है। तो ये मृत जानवरों के जो अवशेष होते हैं उससे बनता है, इसलिए इसमें जीवन नहीं होता है, इसलिए क्या है? अजैविक घटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन, पहला प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, दूसरा फेफड़ों की क्षति, तीसरा त्वचा कैंसर, चौथा आमाशय के अल्सर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा की क्षति, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डैमेज हो जाता है। दूसरा त्वचा कैंसर इससे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ए और पहला और तीसरा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांत को, हृदय को, किडनी को और मस्तिष्क को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दांतों को। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है
द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज़। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा सौर प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। तो ये था यूटेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने ईवीएस के सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके एक लाइक और शेयर करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। और दूसरी चीज़, ईवीएस में क्या होता है कि ईवीएस जैसे आप देख रहे हैं, ईवीएस में इसमें ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे या फिर इतने ईवीएस के क्वेश्चन आएंगे। जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, उसके क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको पढ़िए और जो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शंस है उनके आंसर भी आप ढूंढिए या उनको भी याद कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।